नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और उनके लिए हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम आपको 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए स्पेशली बैच लॉन्च किया था, एक सीरीज़ लॉन्च किया था जिसका नाम था दस्तक सीरीज़। दस्तक सीरीज़ में आप लोगों ने देखा था कि उसमें टोटल आपको साइंस से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस के जो लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के जो काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं रिजल्ट बनाने में और कट ऑफ में लाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया था जिसका नाम था क्या, दस्तक सीरीज़, जिसमें हम लोग जनरल साइंस कर रहे थे। उस जनरल साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ भी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पूरा कंप्लीट करा दिया, और चैप्टर वाइज कराने के बावजूद हमने सबका MCQ करा दिया। और हम लोगों ने फिर अब शुरुआत किया है केवल प्रैक्टिस सेट, क्योंकि एग्ज़ाम है पास में। तो फिजिक्स का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का कंप्लीट वीडियो 1 शॉट में हमने वो कंप्लीट किया, फिर उसका PYQ भी करा दिया है। तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर के जितने भी वीडियो छूटे हैं आप जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार फिजिक्स को 4 से 5 दिनों में या 4 से 5 क्लासेज होंगे, जिसमें करीब करीब आपको एक में कम से कम 50 क्वेश्चन के 50 सवाल रहेंगे जो PYQ पे बेस्ड हैं, और जो आने की संभावना है, जो TCS कराया है लेटेस्ट प्रश्न जो है वो आपको देखने को इसमें मिलेंगे। करीब फिजिक्स के 250 से 300 क्वेश्चन 4 से 5 वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, जो 1 घंटा से 1.5 घंटा के करीब में आपको एक वीडियो होगा। और फिर इसी तरह से हम केमिस्ट्री करेंगे, और फिर इसी तरह से हम बायोलॉजी भी करेंगे। तो एग्ज़ाम के पहले तक आपके 3 अगस्त एग्ज़ाम है, तो अभी लगभग हम आपको 31 जुलाई तक ओनली प्रैक्टिस वीडियो ही हम लेके आएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको मैं कवर कर लूं। इसमें कम से कम 250 प्रश्न आपके ज़रूर हो जाए, तो मेरी कोशिश यही है। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप दोस्तों के पास इसको शेयर कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और देख ही सकते हैं कि हमारे चैनल पे या हमारे संस्थान से दस्तक कंपटीशन क्लासेस से आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोगों ने दिखाया। अब हम लोग को केवल ग्रुप डी की बारी है। रेलवे हम लोगों ने शुरुआत किया था, और इसमें अब हम लोग की इसकी बारी है। इसमें हम लोग रिजल्ट देने का भरपूर प्रयास करेंगे, और आप लोग अच्छा से पढ़ें, रिजल्ट अच्छा दें, ताकि हम लोग ऐसे ग्रो करें और आपका विश्वास ऐसे ही हम पे बना रहे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये चैप्टर 2 जो है ना, मोशन से लिया गया है, उसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं कि किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। चूँकि ये पूरा चैप्टर जो है आपका गति से है, तो उसमें इन्होंने पूछा है कि किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। अब इसमें एक दिशा क्या किया, सीधा बता दिया कि कोई निर्देश दे दिया गया दिशा में, ये नहीं बताया गया कि ऊपर है कि नीचे है कि क्या है, ये नहीं बताया गया। तो सबसे पहले आपको गति, तो जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु क्या होता है, विराम अवस्था में, तो चलने की चेष्टा करता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, गति कहते हैं। चाल की बात करें तो इकाई समय में जो भी तय की गई दूरी होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ये आपको पता है। और समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और वेग है तो वेग किसको बोलेंगे, एक निश्चित गति से एक निर्देशित दिशा में कोई वस्तु क्या हो रही है, एक निश्चित चाल से जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ऑफकोर्स इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है निर्देशित दिशा बोल दिया है, दिशा दिखा दिया है, इसका मतलब वो ऑफकोर्स किस चीज़ को दिखा रहा है, किसकी डिफिनेशन को दिखा रहा है, वो वेग की डिफिनेशन को दिखा रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वेग हो जाएगा।
चाल भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा और गति भी नहीं होगा, राइट आंसर हमारा वेग हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं, और क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं व्याख्या भी लेके आया हूँ, उत्तर भी लेके आया हूँ। देखिए उत्तर सी है। मैं उत्तर देख के नहीं आपको बता रहा हूँ, बहुत आदमी को लगेगा कि सर उत्तर देख के बताया, तो मैं उत्तर देख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी व्याख्या भी लेके मैं आया हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले। देखिए जब चाल के साथ साथ एक निश्चित दिशा में दी गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि उसमें सदिश राशि के लिए आपको पता है कि अदिश राशि के लिए केवल क्या चाहिए, केवल परिमाण चाहिए, और सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। दोनों इम्पोर्टेंट होता है, परिमाण और दिशा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें केवल परिणाम मिल रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, जबकि वेग क्या है, सदिश राशि है, इसका ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में जा रहा है। ठीक है, और चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, ऐसे ही मात्रक भी कभी कभी पूछता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन्होंने फार्मूला से डायरेक्ट चाल, दूरी और समय का सही संबंध किया है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी इंटू चाल बराबर दूरी इंटू समय। यहाँ से समय निकालते हैं, अगर यहाँ पे समय निकालें तो ये हो जाता है दूरी बटे चाल। सही है, फॉर्मूला सही है। यानी अगर इसकी बात करें, यानी दूरी इन्होंने बोला है तो सही संबंध क्या है, तो इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू टाइम डिस्टेंस इंटू टाइम, यही ना हो जाता है फार्मूला, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो एस इक्वल टू डी इंटू टी हो जाएगा, सॉरी डी अपॉन टी हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी। समय दूरी बराबर समय, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है, समय बराबर दूरी इंटू चाल, समझ गए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी स्पीड इंटू डी अपॉन टी हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट उन्होंने फार्मूला ही पूछा है। अब देखिए अगर हम देखें थोड़ा सा इसको व्याख्या के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मूलभूत नियम के अनुसार चाल एस हमेशा तय की गई दूरी डी और उसमें कुल लगे समय के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी चाल बराबर हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी निकालेंगे दूरी बटे समय, यानी एस इक्वल टू डी अपॉन टी, क्योंकि समय को टी से दिखाया जाता है, दूरी को डी से दिखाया जाता है, चाल को स्पीड यानी एस से दिखाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि कि 5 kg की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से त्वरण निम्न होगा। जैसे आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ये है फार्मूला यही होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। तो एम यहाँ पे दे दिया है, एम कितना है, एम आपको दे दिया है 5 kg दे दिया है, और इन्होंने एफ का मान दे दिया है। एफ का मान कितना दिया है, तो एफ का मान दे दिया है 40 न्यूटन दे दिया है। तो इन्होंने मान पूछा है कि इसका ए का, तो जब ए निकालना होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फार्मूला ये एफ तो हो जाएगा इधर और एम चला जाएगा किधर, नीचे में अपॉन में चला आएगा। अब इस फार्मूला पे निकाले, अगर इस फार्मूला पे अगर निकाले कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में, सॉरी एम अपॉन में एफ, सॉरी हाँ सही है, एफ अपॉन में एम, यही फार्मूला हो जाएगा। चूँकि एफ बराबर क्या था, एम इंटू ए था, ये फार्मूला था। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इक्वल टू एफ अपॉन में एम हो जाएगा। एफ हमारा कितना था, फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, और उसमें मास हमारा कितना है, तो 5 kg है। तो अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकेंड में ये आपको आंसर देखने को मिलेगा।
क्योंकि टाइम का जो न्यूटन और ये चेंज हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एक्सेलरेशन जो निकलेगा 8 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो न्यूटन के किस नियम से था, तो न्यूटन के दूसरे नियम से था। ठीक है, मैं सॉल्व करके लेके चला आया कि न्यूटन के दूसरे के नियम से क्या होता है, F इंटू एम इंटू ए होता है, यानी मास और त्वरण का बल का जो मान होता है मास और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो न्यूटन गति दूसरे गति नियम से ये निकल जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया गया है और मैंने भी वही चीज़ आपको सॉल्व करके बताया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 की बात करें तो इसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु के विस्थापन तो वस्तु के विस्थापन क्या होगा। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी है शून्य। अगर दूरी शून्य है, पूरा दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन पूछा है। तो जब कोई दूरी ही नहीं हो रही है, तो दूरी ही शून्य है, तो विस्थापन भी क्या होगा, शून्य ही होगा। कि कोई भी दूरी वो तय कर ही नहीं रहा है, धनात्मक हो ही नहीं सकता है, शून्य हो सकता नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक तो नहीं होगा क्योंकि इसने दूरी दिया ही नहीं है, दूरी शून्य है, तो विस्थापन भी तो शून्य होगा क्योंकि वो दूरी तय ही नहीं कर रहा है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग चाल या क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर समय लगे तो दूरी तय ही नहीं कर रहा है, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी शून्य होगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है शून्य। राइट आंसर हमारा शून्य हो जाएगा। देखिए कि वही चीज़ है, अभी मैं बताया कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही शून्य है, इसका मतलब वस्तु अपनी जगह से हिले ही नहीं, यानी विरामावस्था में है। तो जब तक वो हिलेगी नहीं तो ना ही प्रारंभिक वेग, ना ही यू, ना ही भी, दोनों में कोई चेंजिंग आया ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर है। तो जब एक ही जगह पर स्थिर है तो फिर वहाँ पे विस्थापन होगा कैसे, नहीं होगा। तो मुख्य रूप से विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। तो राइट आंसर शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर सदिश मात्रा है। क्वेश्चन आ ही गया। देखिए कि इसने पूछा कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो मैं बता के लाया कि जिसमें दूरी और जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, वो कौन सा राशि होता है, वो सदिश राशि होता है। अब देखिए समय की बात कर दी है यहाँ पे। तो समय क्या है आपको पता है, समय एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा वगैरह नहीं रहता कि इस दिशा में चला उस दिशा में चला, तो एक अदिश राशि हो गया। तापमान देखिए, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो दिशा नहीं दिखाता है कि नीचे है कि ऊपर है, ये तो नहीं दिखाता है। और पूछा कि कौन सदिश राशि, दूरी देखिए, दूरी जब भी हम करेंगे तो 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर एक परिणाम दिखाएगा, एक परिणाम मिलेगा, इतना किलोमीटर हम चल दिए, इतना तय कर दिए। लेकिन वेग में देखें तो वेग में दोनों चीज़ आपको देखने को मिला, दिशा भी और परिणाम भी, दोनों चीज़ देखने को मिला है। तो राइट आंसर हमारा तो जो होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर हमारा होना चाहिए वेग, वेलोसिटी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कि वेलोसिटी होगा कैसे। तो व्याख्या में अगर हम देखें तो कह रहा है, व्याख्या में देखें तो सदिश राशि भी होती है जिनमें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों क्या शब्द है, जो मैं बता के लाया। वेग एक सदिश राशि है जबकि समय, तापमान, दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल क्या मिलता है, इसमें केवल परिमाण मिलता है, परिणाम मिलता है। इस वजह से वो क्या है, वो सब व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न बोला अदिश राशियाँ है, सब में परिणाम है, इसलिए अदिश राशियाँ। और वेग में क्या है, वेग में दिशा परिणाम दोनों मिल रहा है, इसलिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो राइट आंसर सदिश राशि हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात यहाँ पे कर दिया किस चीज़ का, कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, जीरो एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है। जब ए इक्वल टू दे दिया इन्होंने,
जब ए इजकल टू का मान दे दिया 0, यानी ए का मान जब 0 है, इसका अर्थ क्या होगा? तो कब होगा? जब कोई भी दूरी तय नहीं होगी, जब वस्तु का वेग क्या होगा? v बराबर भी अगर 0 मान होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर वेग 0 होता है, 0 होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, वो चला ही नहीं। तो चला ही नहीं तो वो क्या हो गया? उसमें वेग 0 है, इन प्रारंभिक वेग हो जाए अंतिम वेग हो 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वेग स्थिर रहेगा नहीं, ये नहीं है। वस्तु का वेग कम होता है, कम होगा तो हो ही नहीं सकता है, वो ऋणात्मक में चला जाएगा। और वस्तु का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो वो धनात्मक में चला जाएगा, कम होगा तो ऋणात्मक में चला जाएगा। वेग स्थिर रहेगा तो वो कांस्टेंट है। लेकिन वस्तु का वेग जब 0 होगा तो त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा जो हो जाता है सी ऑप्शन होता है। वस्तु का वेग 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी वस्तु का वेग, वस्तु जब स्थिर रहेगा तब वो सॉरी वस्तु का 0 त्वरण तभी होगा जब वस्तु स्थिर रहेगा। कम होगा तो ऋणात्मक होगा, 0 होगा तो 0 हो ही नहीं सकता। वस्तु का वेग अगर बढ़ेगा तो भी इशू है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वस्तु का वेग स्थिर रहता है तब क्या होता है? वस्तु ए इजकल टू उसका त्वरण जो होता है इजकल टू 0 होता है। सॉरी, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका ये भी देख सकते हैं त्वरण का अर्थ होता है वेग में परिवर्तन के जरिए। त्वरण धन ए बराबर 0 है तो इसका मान के वेग में कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात वस्तु एक समान वेग स्थिर में गति कर रहा है, इसलिए त्वरण का मान जो होगा क्या होगा? ए इजकल टू 0, यानी वस्तु का वेग स्थिर होगा। तो राइट आंसर हमारा वस्तु का वेग स्थिर हो गया। ठीक है, अब गति के दूसरे नियम से अगर हम बात करते हैं, गति के दूसरे नियम से हम बात करते हैं तो यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण कौन है? जैसे v इजकल टू दे दिया u प्लस ए टी, ये फार्मूला दे दिया। तो द्वितीय गति समीकरण से अगर हम देखें तो द्वितीय गति समीकरण से होता है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है मेन। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? तो ऐसा ऑप्शन आपको सी नंबर में देखने को मिल रहा है। ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? तो सी नंबर में देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा जो हो गया सी हो गया। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो गया उस केस में जब टाइम हमको दिया रहे, एक्सेलरेशन दिया रहे तब। तो और वस्तु का वेग भी दिया रहे तब। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या भी लिखा हुआ है इन्होंने कि गति का दूसरा समीकरण इस प्रारंभिक वेग यू समय टी और त्वरण ए के संबंध में आता है v इजकल टू प्लस ए टी और v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस, ये तीसरा समीकरण है। तो गति का दूसरा समीकरण जो हो जाएगा ए इजकल टू यू टी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न से कौन सा तथ्य न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? जैसे फर्स्ट नियम क्या होता है कि कोई भी वस्तु गति में रहता है तो विराम अवस्था में आ जाता है। सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड में जब हम देखें तो एफ का वैल्यू जो होता है मास इंटू त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, और उसमें बल जो होगा एक ही, अब देखिए फर्स्ट में बल एक ही निकाय पर लागू होगा, बल एक ही निकाय लेकिन विपरीत दिशा में लागू होता है। बल दूरी पर निर्भर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अब हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए क्या? वो आंसर हो जाना चाहिए क्या? आंसर हो जाना चाहिए, सॉरी रुकिए, उसका आंसर हमारा सी हो जाना चाहिए। यानी राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा सी है, क्योंकि बल अलग अलग निकाय पर जब भी लगेगा तो वो गति के तीसरे नियम को प्रभावित करेगा। क्योंकि तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। क्योंकि अगर एक हम दीवार को जैसे मारें तो दीवार भी क्या करेगा? हमें जवाब देगा। जैसे दो आदमी खींच रहे हैं तो वो अपने तरफ ही अपने तरफ खींच रहा है, तो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में बल लागू रहेगा। जैसे एक टमटम ऐसे बन गया, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, अपना ही जोड़ लगा है दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट, तो वो क्या है? वो न्यूटन का थर्ड लॉ है।
राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका व्याख्या भी हम देख सकते हैं। व्याख्या, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग वस्तुओं के निकायों पर एक दूसरे के विपरीत में, मैं बताया ना, क्रिया प्रतिक्रिया का इसको बल बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक 20 मिनट हुआ, 20 मिनट में हम लोग 9 क्वेश्चन कर पाए। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो देखिए, रॉकेट जब भी होता है आपको पता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें विरामावस्था में होता है। उष्मा गति का नियम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। न्यूटन के द्वितीय गति नियम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A=m×a हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक, द्रव्यमान लगता है और एक्सेलरेशन होता है। लेकिन रॉकेट हो गया या जितनी भी चीज़ हो गई, देखिए उसमें क्रिया प्रतिक्रिया, जितना पीछे वो आएगा उतना वो आगे भी जाएगा। तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया रॉकेट लॉन्चिंग जब भी होती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ को नियम अपनाया जाता है। उसमें क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होता है। जितने एयर से जितने पीछे रॉकेट को जितने ये रखा जाएगा, जितना उसका भार होगा पीछे तक आएगा, उतना ही वो बहुत दूर तक जाएगा। तो तीसरे नियम को ऑब्जर्व किया था। तो राइट आंसर तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या भी हम देख लेते हैं। जब रॉकेट अत्यधिक वेग से पीछे की ओर नीचे निकलता भी मैं बताया, तो क्रिया वो रॉकेट की आगे की तरफ धकेलती प्रतिक्रिया है। यह क्रिया प्रतिक्रिया गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगर कोई गुर्देल ऐसे लिया, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ से रामू है, गुर्देल चला रहा है और यहाँ गुर्देल है, यहाँ पत्ती है, यहाँ ये गोली पकड़ा, गोली पकड़ के इस चीज़ को जितना पीछे खींचेगा, गोली ये उतना ही दूर जाती है। अगर गुर्देल से वो मारता है तो गोली वो उतना ही आगे जाती है। कहने का मतलब कि ये न्यूटन के तृतीय गति नियम को दिखाता है। तो राइट आंसर तो हमारा इसमें ए हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि रॉकेट भी वैसे ही करता है। तो उसी का उदाहरण ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान और क्वेश्चन नंबर 10 का है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? अभी मैं बता के लाया कि m×a क्या होता है, f होता है। m×a न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, f का मान होता है। तो हमारा राइट आंसर कहाँ जाना चाहिए? वो तो बल के पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अभी एक धक्का दाब ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें वो भी लिखा हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं, न्यूटन गति के नियम को F= तो इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं बता के लेके चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? देखिए, न्यूटन का फर्स्ट नियम ही है, आपको पता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहता है, विराम अवस्था में रहेगा और गति की अवस्था में जाने का चेष्टा करता है। तो विराम अवस्था में रहता है, इसलिए इसको कौन सा नियम बुलाया था? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी शुरुआत जो किया था किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक, इनर्शिया का नियम जो दिया था न्यूटन ने ही दिया था। तो अस्थिपिंड यहाँ के नहीं होगा, जॉर्ज नाल्टन, तो परमाणु अल्बर्ट आइंस्टीन होगा ही नहीं, आइजैक न्यूटन ही बच जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइजैक न्यूटन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि न्यूटन के प्रथम जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था एक समान गति अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए, यानी जब तक उस पर धकेलेगा नहीं। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दो सतहों के बीच अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब दो सतह, एक यहाँ पे पड़ा एक यह सतह पड़ा है और इसके बीच अनियमितता आ गया दोनों सतह के बीच, तो क्या होता है दोनों सतह के बीच? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल लगना स्टार्ट कर देता है, ये अपने तरफ खींचेगा और अनियमितता आ जाएगी। मतलब सही से सतह के बीच में आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको तनाव, घर्षण, ये बल, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, तनाव, आवेग भी नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे, घर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हम जो देंगे वो हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घर्षण।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घर्षण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, घर्षण हो गया। वही चीज़ देखें आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी सतह चिकनी नहीं होती, दो सतहों के बीच अनियमितता खुरदरापन पाई जाती है, जिसके कारण सापेक्ष गति के विरोध करने वाले बल उत्पन्न से को घर्षण बल हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक कर लिया था, 9 तक कर लिया था, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 ये तो कर लिया था, 9 भी कर लिए थे। आप देखिए 10 नंबर की बात करते हैं। जब भी बेग समय ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात आ गई है। जब भी बेग समय ग्राफ है तो बेग समय ग्राफ जब भी है तो वो स्लोप उसमें जो होता है, बेग समय ग्राफ में स्लोप जो होता है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, किसको दिखाता है। तो बेग समय ग्राफ में आप देखिएगा कि ये किसको दिखाएगा, तो ये मुख्य रूप से किस चीज़ को दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे उसको अगर हम दिखाते हैं तो बेग समय ग्राफ की ढाल डेल्टा भी बटे डेल्टा टी से दिखाया जाता है, जो किस चीज़ को दिखा रहा है, ये त्वरण के बराबर होता है। तो राइट आंसर त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति की प्रथम समीकरण किस पिच संबंध को दिखाता है। गति का पहला जो है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना होता है, जो मुख्य रूप से किस चीज़ को दिखाता है। तो एक तो ये v से वेग हो गया, टी से समय हो गया, और यू भी क्या है, वस्तु के वेग को दिखा रहा है। ठीक, तो भी ये जो है क्या है, त्वरण को दिखा रहा है, और टी जो है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो समय को डिनोट कर रहा है। तो इसके अंतर्गत वेग और समय जो होता है वही क्या करता है, प्रथम समीकरण के बीच संबंध को वो दिखाता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से जाना जाता है। इन्होंने पूछा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु, एक निश्चित दिशा है उसमें वस्तु बढ़ रही है, तो उसको किस पद से। तो मैं बताया कि एक निश्चित दिशा में एक सही डायरेक्शन में अगर कोई भी वस्तु गति करते हुए आगे बढ़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको वेग बोलते हैं। तो राइट आंसर तो सिंपल है, इसमें वेग होगा, क्योंकि ये निश्चित दिशा में ही तय की गई गति होती है, इसलिए उसको वेलोसिटी बोला जाता है, वेग बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वेग। क्लियर, आई होप क्लियर समझ पाए होंगे। अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वेग में लगने वाले परिवर्तन, वेग में लगने वाला समय या वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं। मैंने बता के कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो वेग में वेग में परिवर्तन और लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन और लगने वाला समय ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई यू अपॉन टी, ये वाला फार्मूला है। वेग में परिवर्तन अपॉन टी, तो ये तो एक्सेलरेशन होगा। तो राइट आंसर हमारा तो एक्सेलरेशन होगा, राइट आंसर हमारा जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। सही है। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। एक प्रारंभिक वेग हो जाता है, एक अंतिम वेग हो जाता है समय में जो लगता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक समान त्वरण पर सीधी सड़क पर नियत दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि एक समान त्वरण पर, एक त्वरण समान है, सीधी सड़क पर नियत त्वरण से एक्सेलरेशन, एक्सेलेटर जितना लेते हैं, नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार हो गई। मान लीजिए कि यहाँ पे कार बन गई और यहाँ पे भी कार बन गई, दोनों आमने सामने कार है, तो उस पर कौन सा कथन इसमें सत्य होगा।
तो आपको पता है कि कार का त्वरण एक पहली गाड़ी या दूसरी कार जो है आगे पीछे जा सकती है। कार का त्वरण बदलते रहेगा, एकदम फिक्स नहीं रहेगा। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो कार का त्वरण निरंतर बदलते रहता है। कार का त्वरण शून्य होगा तो कोई गति उसमें नहीं हुआ, कार का वेग शून्य होगा तो भी कोई गति नहीं होगा। कार का वेग निरंतर बदलते रहता है। अगर वेग बदला तो दिक्कत ही है, क्योंकि ये त्वरण पूछा है तो इसका त्वरण ही चेंज होना चाहिए। सॉरी, त्वरण तो नहीं है, ओहो, त्वरण तो क्वेश्चन में ही किया है। कार का वेग निरंतर क्या होता है, बदलते रहता है। क्योंकि दो कारें अगर जा रही हैं सेम चीज़ से, तो कभी हो सकता है कि ये कारें आगे चल जाए, ये कारें पीछे चल जाए। तो कार का वेग निरंतर क्या होगा, बदलते रहता है। तो राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए वो कार का वेग निरंतर बदलते रहता है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यदि कार में त्वरण मौजूद है, यदि कार में त्वरण मौजूद है, चाहे वो नियत ही क्यों ना, तो कार में वेग के समय के साथ लगातार बढ़ता या बदलता रहेगा। इन्होंने साफ बताया हुआ है और आप व्याख्या भी देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो कहता है क्वेश्चन नंबर 15। 30 मिनट में हम लोग 15 किए हैं, चूँकि हम समझा ही रहे हैं, बता भी रहे हैं। इसलिए जब कोई वस्तु, बोला इसमें कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करे तो इसका त्वरण क्या होगा। कोई भी वस्तु है, यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है, एक समान गति कर रही है, तो इसमें त्वरण क्या होगा, तो दोनों का त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्योंकि जब भी त्वरण बराबर होगा या शून्य के बराबर होगा, तभी तो एक समान गति से वो जा सकती है। मैं बाइक चला रहा हूँ, आप भी बाइक चला रहा है, तो दोनों सेम स्पीड से रखें, गति सेम स्पीड से रखेंगे तो इसका त्वरण क्या होगा, वो तो बिल्कुल शून्य होना चाहिए। त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। तो राइट आंसर तो होना चाहिए शून्य, क्योंकि त्वरण शून्य होगा तभी, हाँ शून्य सही है, त्वरण तभी होगा, त्वरण शून्य होगा तभी वेग स्थिर रहेगा। वेग में परिवर्तन शून्य के कारण भी त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर तो हमारा सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उपयोग वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति की अंतिम संभव स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। कि उपयोग समग्र गति वर्णन करें और किसी पर उसकी प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किस चीज़ का। तो एक तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि उसमें विस्थापन कितना हुआ है, वो विस्थापित कितना हुआ वस्तु, और दूसरा वो किस वेग से चल रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और गति वो कितना कर रहा था, विस्थापन कितना हो रहा था। ठीक, तो राइट आंसर हमारा विस्थापन और वेग हो जाएगा, बाकी ये सब तो होगा नहीं। तो राइट आंसर विस्थापन और वेग होता है, सॉरी विस्थापन और वेग नहीं, दूरी और विस्थापन होता है। दूरी और विस्थापन गलत, ठीक हो गया। किसी वस्तु की कुल चली गई दूरी प्रारंभिक से अंतिम बीच में न्यूनतम सीधी दूरी के क्या होता है, विस्थापन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दूरी और विस्थापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है, वेग और समय का गुणनफल। तो वेग इंटू समय, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन। वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तो हम कहते हैं विस्थापन। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो देख लेंगे विस्थापन है कि दूरी तो नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, हाँ गति नहीं होगा, संवेग को अगर हम देखें तो P=mv यही होता है। ठीक, P=mv मास इंटू वेग होता है, तो ये तो होगा नहीं संवेग। तो राइट आंसर एक ही बच गया, वो है विस्थापन। तो राइट आंसर विस्थापन होता है। और यहाँ पे फार्मूला भी मैंने बता दिया है। देखिए व्याख्या भी मैं लेके इसलिए आया हूँ ताकि आप क्वेश्चन की थ्योरी को भी आप समझ पाएँ। ये पढ़ाने का मतलब ये, क्योंकि अगर हम
थ्योरी नहीं करा पाता है तो सारे थ्योरी को हम इसी में कवर करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। कोई वस्तु है, चल रही है, इसकी दूरी भी मान लीजिए कि 0 है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो सिंपल है, जब भी का मान, वेग का मान 0 हो रहा है तो कोई भी त्वरण भी तो इसमें नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, यानी त्वरण शून्य, वेग शून्य, तो विस्थापन भी क्या, विस्थापन भी शून्य। जब सब शून्य शून्य हो रहा है, सब 0 0 हो रहा है, तो ये भी तो 0 ही होगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। कोई वस्तु मान लीजिए कि नीचे से हमने ऊपर फेंका, ठीक, और गई कितनी, एच का मान कितना आया, 100 मीटर, ऊपर गई 100 मीटर, अब पुनः फिर नीचे ही क्या आ गई, उतना ही पे वापस आ गई। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, विस्थापित तो हुई लेकिन फिर तुरंत आ गई, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है क्या हो गया, 0 हो गया, और वेग भी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, 100 मीटर जब होगा विस्थापन तो फिर वापस नीचे कैसे आ जाएगी, वापस वहीं से कैसे आ जाएगी। फिर उसके बाद से पूछा कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, नहीं दूरी तो नहीं, दूरी तो तय नहीं हो सकता। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 200, ये जोड़ कैसे दिया, 100 मीटर और 100 मीटर जोड़ नहीं सकता, ये भी गलत है। वस्तु का विस्थापन अगर शून्य होगा तो वो वापस फिर उसी दूरी पे आ सकती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वस्तु जहाँ से चली थी घूमकर वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ गई, इसलिए उसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु समान होने के कारण विस्थापन शून्य होगा। कुल दूरी 200 मीटर होगी। दूरी पूछ देता है कि दूरी कितनी हो रही है, तो 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर नीचे गया, तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 200 मीटर इसकी दूरी हो जाती है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि वापस फिर आ जाती है, तो वापस आ गई तो यानी त्वरण का मान तो शून्य हो गया, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य, तो वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकंड में तय की गई दूरी समानुपाती होती है। कैसे होगा, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर नियत शक्ति की हम बात करें तो P क्या होगा, P इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी W बराबर हो जाता है P इंटू टी अपवन में गतिज ऊर्जा, अपवन में गतिज ऊर्जा। यानी अगर PT हम निकालते हैं तो भी गतिज ऊर्जा का वैल्यू अगर देखें तो कितना होता है, 1/2 mv², यही होता है। तो अगर हम PT निकालते हैं तो ये होता है U अल्फा T अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। अगर S निकालें S तो F हो जाएगा U डेल्टा T इंटू T3/2 हो जाता है। तो राइट आंसर 3/3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, समय जैसे जैसे उसके साथ वस्तु की स्थिति भी लगातार वो बढ़ते जा रही है, बदलते जा रही है, तो क्या होगा, तो कहा जाता है कि शून्य पर वेग है। कब बदलेगी, जब उसने कुछ दूरी तय करेगी या कुछ गतिशील होगी तभी ना। जब तक गतिशील नहीं होगी तब तक वह कैसे लगातार बदलेगी, क्योंकि शून्य तो होगा नहीं। कहा जाता है कि आराम की स्थिति में, तो ये तो दोनों ऐसे ही ख़त्म हो गए। ऑप्शन को टर्मिनेट करने का कोशिश करें। ऑप्शन को अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों गलत। कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय करते, जब दूरी तय करेगी तो दूरी तय करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी दिशा या वस्तु की अपेक्षा वो सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति बदलते जाए।
उसकी स्थिति कब बदलेगी, जब वस्तु गतिशील होगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, बहुत मेहनत किए हैं, क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। किसी वस्तु के त्वरण इसकी डैश डैश प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ए इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू अपॉन में टी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक, तो सॉरी, त्वरण किसको बोलते हैं कि वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी भी अपॉन यू हो जा रहा था अपॉन टी, इकाई समय में वेग में हो गए परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, ए त्वरण कहते हैं। तो इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो राइट आंसर वेग हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या थोड़ा सा ही दिया हुआ है, व्याख्या थोड़ा सा ही लाए। प्रति इकाई समय वेग में होने वाले परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। ए बराबर त्वरण ही है वो, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है बस, यानी ए भी माइनस यू अपॉन में टी होता है ना, वही चीज़ है। निम्न से कौन सी एक वेक्टर राशि है, ये तो हम पढ़ा के लाए थे क्वेश्चन, इसको छोड़ दे रहा है, नहीं कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे जरूर, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन 34 फ्रेम के संदर्भ में जो समय फंक्शन है उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर हो, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ तक कि तो होगा नहीं, वेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेग तो होगा ही नहीं। परिणाम राइट आंसर हमारा होना चाहिए। ओ सॉरी, परिणाम तो होगा नहीं, वो क्या होगा, वेग होगा। जब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को ही तो क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। तो राइट आंसर ये कॉन्सेप्ट है, इसको रट लेना है। वेग स्थिति वेग के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा वेग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन पूछा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं। समय के साथ, समय नीचे हो गया, ठीक, और वेग मान लीजिए यहाँ हो गया, टी यहाँ है, भी यहाँ है, ठीक, और इस पे ग्राफ खींचा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो वस्तु का वेग जब भी दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, वेग समय ग्राफ। तो राइट आंसर हमारा तो ए हो जाएगा। बात करते हैं शून्य त्वरण का क्या अर्थ है। ए इक्वल टू शून्य, ये किस सिचुएशन में हो सकता है, जब वस्तु का वेग क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी हो सकता है। दूसरा केस क्या, शून्य वेग होगा तो हो ही नहीं सकता है। जब वेग कांस्टेंट यानी जीरो हो तो वही राइट आंसर होगा। तो वस्तु का वेग स्थिर रहता है, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, यानी प्लस। तभी मैंने बताया कि जब भी का मान क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो धनात्मक जब ग्रोथ नहीं करेगा वस्तु का वेग नहीं बढ़ेगा, ऋणात्मक होगा। तो वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग स्थिर तो इसमें नहीं रहता है, वस्तु का वेग शून्य भी नहीं रहता है, वस्तु का वेग कम भी नहीं होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ये त्वरण धनात्मक हो तो वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। वेग हटने को मंदन ऋणात्मक या त्वरण कहा जाता है, यानी वेग इसमें जैसे ही बढ़ा उसको हटाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है तो राइट आंसर हमारा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या है। मैं पढ़ा के लेके आया कि प्रारंभिक वेग, समय, अंतिम वेग, टाइम और एक्सेलरेशन टोटल क्या होना चाहिए, इसके उपलक्ष्य में होना चाहिए। तो इन्होंने दूसरा पूछा है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा सिंपल है। अभी तो मैं इसके पिछले क्वेश्चन में कराया कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी हमने बोला था इसको। तो राइट आंसर हमारा तो एस हो जाएगा, एस इक्वल यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये तो मैंने बता दिया। यहाँ से नया क्वेश्चन है, आइए यहाँ से देखते हैं।
वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसने बोला कि वह भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इधर जाए तो भी दूरी, 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 जिधर मन कर दें तो दूरी है। तो दूरी कभी भी क्या होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब भी दूरी होगा सिंपल आप देख सकते हैं ऋणात्मक कैसे होगा, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलेंगे ही। तो राइट आंसर तो हमारे आंसर से दूरी होना चाहिए। अब दूरी भी क्यों होगी, तो दूरी हमेशा धनात्मक शून्य रहती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि हाथ पकड़ के कोई लंबाई विस्थापन बल वेग ऋणात्मक हो सकते हैं। तो राइट आंसर तो हमारा निकल गया दूरी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सब, अगर क्वेश्चन है कि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, एच पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर जाता है, तय की दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है। तो हम बात करते हैं कि अनंत में अगर देखें तो एच प्लस एच अगर मिला दें तो 2h होगा, 2h होगा। और अनुपात अगर निकालने की बात करें तो दूरी बटे विस्थापन होता है, यानी 2h बराबर 0, यानी अनंत। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ में मूल बिंदु से गुजरते हुए एक शख्स होता है, पिंड की गतिशील क्या होगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वेग माइनस टी ग्राफ सीधी रेखा से क्या होगी, जुड़ेगी, यानी समान त्वरण से वो क्या होती है, जुड़ती है। जब मूल बिंदु से गुजरती है और एक समान त्वरण को क्या करती है, दिखाती है। तो राइट आंसर समान त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किसी वाहन की बात आ गई, किसी वाहन गति मापक यंत्र में स्पीडोमीटर क्या बतलाता है। तो दो ऐसे वाहन आपका हो गया, देखिएगा कि 3 कांटा रहता है, तो एक कांटा आपका इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, और एक इधर घूमते रहता है। तो किसी वाहन की गति स्पीडोमीटर, तो आप देखिएगा एक साइड में स्पीड दिखाता है, एक साइड में आपको डिस्टेंस दिखाता है, ठीक। तो एक चाल को बताता है, एक दूरी को बताता है। तो उन्होंने पूछा है कि इस वाहन की गति मापन यंत्र से स्पीडोमीटर क्या बताया गया है। तो इन्होंने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बताया है। राइट आंसर इसका तात्कालिक चाल हो जाएगा, लेकिन स्पीडोमीटर गाड़ी के ठीक उसी शहर की चाल को दर्शाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो राइट आंसर मतलब तत्व क्षणिक पल हो जाएगा। देखते हैं, एक समान त्वरण पर गति के समीकरणों का कौन सा सही होगा। तो पता है कि गति का प्रथम नियम जो होगा वही होगा, यानी v बराबर u प्लस at², ये होगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक पिंड वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से तक तो उसी गति से चलता है, गति में परिवर्तन होगा या नहीं। तो देखिए 0 तो नहीं होगा, u तो नहीं होगा, -2u नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ टकराता है तो उसका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग मिल जाता है और उसका सपोर्ट करता है, यानी -2u। तो u ये होगा। तो आने के वेग से टकराने जाने का बात सारा चीज़। तो राइट आंसर हमारा इसमें जो हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा। आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। तो अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं, लगभग जब मैंने बोला कि 250 के करीब में कराएंगे, तो अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय